नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारत अमेरिका की डील बौखलाया चीन। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत अमेरिका के खतरनाक डील से चीन पूरी तरीके से बेचैन। कहा इस तरीके से कैसे होगी वार्ता, शांति वार्ता। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही, शांति वार्ता के लिए रो रहा चीन। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल गिलगित बल्टिस्तान पर उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दांव। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जबरदस्त विरोध हो चुका है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, ईरान और पाकिस्तान को बाद में पहले आतंक के गढ़ तुर्की को एफएटीएफ में किया जाए ब्लैक। बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूरी दुनिया ने तुर्की को ब्लैक लिस्टेड की मांग कर दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच नेपाल को भारत ने बड़ा झटका दिया है। नेपाल इस समय तरस रहा है भारत के एक स्ट्राइक के बारे में। जानेंगे आखिर क्या कुछ भारत ने बड़ा झटका दिया, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल चाइना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, और अगर आपको भी इंडियन आर्मी में पूरी तरीके से विश्वास है और गर्व है भारतीय सेनाओं पर, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करो कमेंट के माध्यम से। जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल भारत और अमेरिका की खतरनाक डील से बौखलाया चीन। का आखिर इस तरीके से कैसे एलएसी पर होगी शांति। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच चीनी सरकार ने अमेरिकी राइफल्स खरीदने के भारत के फैसले से बेचैन नजर आ रहा है। चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का 2290 करोड़ रुपए के साथ साथ अमेरिका से हथियार खरीदना यह दिखाता है कि कैसे भारत अशांति चाहता है। चीनी विश्लेषकों ने लिखा है कि भारत की अमेरिका में बनी राइफल्स खरीद की योजना चीन के साथ सीमा तनाव में और बढ़ा सकती है। 2290 करोड़ रुपए की डील से न केवल जिस तरीके से भारत हथियारों को एलएसी पे बढ़ा रहा है, ये भारत और चीन के बीच सीमा के तनाव को और बढ़ाएंगे। इस तरीके से भारत के इस कदम से आखिर शांति कैसे स्थापित होगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि चीन यहां विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है, बल्कि चीन डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां आपको बता दें कि चीन पूरी तरीके से डर रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका से इस डील से पूरी तरीके से चीन बौखलाया हुआ है कि आखिर भारत इस तरीके से डील पे डील, रक्षा सौदे से लेकर तमाम इजराइल हो, रूस हो, अमेरिका हो, तमाम फ्रांस हो, तमाम देशों से खतरनाक डील करके चीन को पूरी तरीके से चारों खाने चित्त कर रखा है। क्योंकि आपको बता दें कि ये डील नहीं बल्कि ये चीन का पूरी तरीके से काल तैयार हो रहा है। और यही कारण है कि चीन कह रहा है कि इस तरीके से भारत हथियारों का जखीरा तैनात करेगा तो शांति कैसे आएगी। लेकिन पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि शक्ति प्रदर्शन से हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर चीन को इतने में समझ आता है तो ठीक है, वरना इसके आगे कभी फैसला लिया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, फिलहाल पाकिस्तान को प्रधानमंत्री इमरान खान को पीओके में चुनाव कराना पड़ रहा है भारी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन के इशारे पर गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत के तौर पर बदलने के इमरान खान की तरफ से किए गए फैसले के बाद देश के अंदर भयंकर विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस हफ्ते इमरान खान के दुर्विरोधी मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी विपक्षी नेताओं के साथ आ गए हैं। उन्होंने इसे वीजिंग का एजेंडा बताते हुए लागू करने की बात कर रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम अध्यक्ष ने कहा है कि रेखांकित किए गए गिलगित बल्टिस्तान इलाके को पूर्ण राज्य दर्जा देने से भारत की पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना स्वीकार करना मान लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुथम में मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि फिलहाल कश्मीरियों के खून के ऊपर सौदा किया गया है। कश्मीर कूटनीति के नाम पर व्यवसाय किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का विभाजन नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष तलीफ अकबर ने भी मुजफ्फराबाद में संवाददाताओं को बताया है कि पाकिस्तान चीन के साथ डील कर रहा है और ये कश्मीरियों के खून का डील है, कश्मीरियों के लिए व्यवसाय कर रहा है। और यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो पीओके में अशांति फैलेगी और ये पीओके हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से अलग हो सकता है। इसलिए अब दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान को घेर रखा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। भारत ने नेपाल पर किया बड़ा स्ट्राइक। जी हाँ, दरअसल प्याज पर पूरी तरीके से लगाई रोक, तो प्याज में
जब भयंकर बढ़ोतरी नेपाल में हो चुकी है। कालाबाजारी की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दरअसल नेपाल में प्याज की कीमतों ने भारी उछाल दिखाया है। दरअसल भारत के निर्यात को रोकने के बाद प्याज की कीमत आसमान छू गई है। नेपाल के बाजार में प्याज का दाम इस साल 20 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया। राज्य के स्वामित्व वाली ट्रेडिंग इकाई लगभग 2 सप्ताह पहले काठमांडू के विभिन्न स्थानों के अंदर कालाबाजारियों से जब्त किए गए प्याज बेच रही हैं, जिनकी कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। आपको बता दें, फिलहाल जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा छापेमारी करते हुए कालाबाजारियों से प्याज जब्त किया गया था, जो कि सौंप दिया गया है। लेकिन इस बीच कालाबाजारियों के बीच दोस्तों आपको बता दें कि भारत द्वारा जिस तरीके से प्याज की कीमतों पूरी तरीके से प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया गया है, इतने में ही पूरी तरीके से इस बार नेपाल की पोल खुल गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों ईरान और पाकिस्तान को तो बाद में, पहले आतंकी गढ़ तुर्की को FATF में ब्लैक लिस्टेड में डाला जाए, दुनिया ने ऐलान मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान की हालात बेहद खराब हो गई है और इससे कोई दो राय नहीं है कि उसकी आतंकी गतिविधियों के लिए FATF जल्द ही उस पर ब्लैक लिस्ट की सूची में भी डालने वाला है। दूसरी ओर पाकिस्तान के नए आका चीन को भी किसी प्रकार का वैश्विक समर्थन नहीं मिल रहा है और पूरी दुनिया चीन की एक गलती पर उसका कीमा बनाने को तैयार है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बाद कि तीसरा देश निकल के आ रहा है जिनमें लोग कम ही ध्यान देते हैं। पाकिस्तान से कम खतरनाक नहीं है तुर्की। ये तुर्की और ईरान जिनकी गतिविधियां उन्हें FATF के रडार पे भी जल्द ला सकती हैं। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से तुर्की के नापाक इरादे धीरे धीरे जग जाहिर हो रहे हैं। जिस प्रकार से चीन की गतिविधियों से लगभग पूरा संसार त्रस्त है, तो वहीं तुर्की की गतिविधियों से पूरा भूमध्य सागर सटे देश सहित आधा यूरोप और लगभग पूरा इस्लामिक जगत भी त्रस्त है। जहां मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के नाम पर तुर्की इस्लामिक जगत में सऊदी अरब के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, तो वहीं आईसिस के लड़ाकों को पनाह देकर एक बार फिर से दुनिया को आतंक की राह पर झोंक रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब आतंक की राह पर झोंक रहा है, इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश सीरिया ने कर दिया है। और सीरिया ने UN की मंच से कहा है कि फिलहाल तत्काल जल्द से जल्द तुर्की को ब्लैक लिस्टेड FATF में किया जाए, क्योंकि तुर्की बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है आतंकियों की, न केवल वो दूसरे देशों की बल्कि अपने दुश्मन देशों में आतंकियों को भेजकर अशांति फैलाने के मकसद से ये बड़ा ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, तुर्की को भी अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की को सबसे पहले FATF में ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। हम चलते हैं अगली अपडेट। बाबरी मस्जिद केस पर आए फैसले को लेकर रो रहा इमरान। जी हां, आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाने के मामले में CBI की विशेष अदालत ने कल ससम्मान सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसी केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई लोग अभियुक्त बनाए गए थे। इस फैसले को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिस पुनर्नियोजित रथ यात्रा और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के नेताओं के द्वारा भीड़ को उकसाने की वजह से मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जिस आपराधिक कृत्य का टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया, उस पर फैसला आने में 3 दशक लग गए हैं। और यह दुनिया को साबित करता है कि हिंदुत्ववाद से प्रभावित भारतीय न्यायपालिका एक बार फिर से न्याय देने में असफल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान और उसकी बाबरी पूरी तरीके से भारत से नामो निशान मिट गई है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान तो रोएगा ही, और पाकिस्तान परस्त कुछ भारत में भी बैठे लोग रो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये मैं ओवैसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बिहार इलेक्शन 2020 चुनाव को लेकर इंडो नेपाल के अधिकारियों ने की बैठक। संदिग्धों पर रहेगी नजर, बढ़ाई जाएगी सतर्कता। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव व लोकसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार को इंडो नेपाल के अधिकारियों के बैठक भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर के गंडक बराज चेक पोस्ट पे परिसर में हुई। बैठक में बाबत SSB के कमांडर राजेंद्र भारद्वाज ने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल की खुली सीमा को लेकर अक्सर तस्करी का अंदेशा लग रहा है। कोई भी संदिग्ध चुनाव के दौरान प्रवेश न कर जाए, इसको लेकर सीमा पर तैनात जवान बेहद
सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कुछ दिन पहले खुफिया इनपुट की जानकारी मिली थी कि चीन भी लगातार नेपाल के चुनाव को भी पूरी तरीके से अशांत करने के लिए, बिहार को अशांत करने के लिए और बिहार के चुनाव में भी दखल दे सकता है। और इसी को देखते हुए फिलहाल भारत पूरी तरीके से सतर्क हो गया और अपने केंद्रीय रिजर्वरों को लगा दिया गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल आर्मेनिया का तुर्की पर बड़ा आरोप, बोला हमारे रूसी सुखोई विमान को टर्की F-16 ने मार गिराया। दरअसल आपको बता दें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अभी भी चौथे दिन भी युद्ध लगातार जारी रहा और आपको बता दें कि युद्ध का स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अजरबैजान के समर्थन में उतरे तुर्की ने अपने फाइटर जेटों को भी अजरबैजान के समर्थन में लगा दिया है और यही कारण है कि उसने आर्मेनिया के एक फाइटर जेट को मार गिराया है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अब आर्मेनिया के फाइटर जेट की मार गिराए जाने पर आर्मेनिया ने इस पर कड़ी विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि आखिर तुर्की F-16 फाइटर जेट हमारे विमानों को क्यों मार के गिरा रहा है। अब उसकी पोल खुल चुकी है। आपको बता दें कि जिसके बाद अब रूस तुर्की पर ही भड़क गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें क्वाड की मीटिंग में जापान जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। चीन की घबराहट बढ़ी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली दूसरी क्वाड की मीटिंग में भाग लेने जापान जाएंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को टोक्यो में होंगी। इसमें इन देशों के विदेश मंत्री कोविड-19 संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और वैश्विक महामारी के साथ पैदा होने वाले विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कदमों को आवश्यक पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्थवास ने मंगलवार को कहा है कि फिलहाल विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की 6 अक्टूबर को होने वाली दूसरी चतुर्फर्दीय बैठक में हिस्सा लेंगे। पोम्पियो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एशिया के दौरे तक रहेंगे। तो दोस्तों चीन की मुसीबतें बढ़ गई है। क्वाड संगठन का बैठक होने के बाद चीन के खिलाफ निर्णायक ऐलान किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मालदीव ने भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में कहा कोरोना काल में मदद के लिए भारत का शुक्रिया। दरअसल मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार जताया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि मैं अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस संकट के दौरान भी उदारतापूर्वक आर्थिक, भौतिक और तकनीकी सहायता दी है, जबकि वे खुद भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारत ने तो मिसाल पेश की है। इस दौरान भारत ने $250 मिलियन लगभग 1800 करोड़ रुपए दिए हैं। इसकी सहायता की है, जो सबसे बड़ी वित्तीय मदद है और हम भारत के इस सहयोग को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों कम से कम यूएन के मंच से मालदीव ने भारत का समर्थन किया, ये अच्छी बात है। चीन को इससे लेकिन बड़ा झटका लगा और बड़ा दुख भी हुआ होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अनलॉक 5 सिनेमा हॉल में 15 अक्टूबर से देख सकेंगे मूवी। राज्य करेंगे स्कूल खोलने का फैसला। दरअसल अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी करेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाज़त होगी। ये सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर आधी सीट खाली रहेगी। इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने तैराकों से ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर को खोलने की इजाज़त दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें हाथरस गैंगरेप पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। पीड़िता के परिवार से की बात, 25 लाख रुपए, घर और नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से बातचीत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉल के जरिए पीड़िता के परिवार से बातचीत की। पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री से आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पीड़िता के पिता से बातचीत करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सरकार परिवार को एक घर भी आवंटित करेगा। वहीं हाथरस में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच करेगी। एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एसआईटी के बीच अब सीएम योगी के जांच के बाद ये स्पष्ट तरीके से निर्देश दे दिए गए हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल वैज्ञानिकों की चेतावनी, ठंड में और भी घातक होगा कोरोना वायरस, खोले रहें खिड़कियां और करें 3 काम। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेंगे वैसे वैसे कोरोना महामारी के मामलों और वायरस के असर भी तेजी के साथ इजाफा होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंड का मौसम आने वाले लोग घरों, अफसरों या फिर बंद जगहों पर रहना पसंद करते हैं। लोगों को घरों में रहना कोरोना वायरस के लिए मुफीद साबित होगा, क्योंकि इंडोर जगहों में वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। तो दोस्तों, ठंड में तो कोरोना वैसे भी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को खांसी जुकाम हमेशा हुआ रहता है। ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि कोरोना हुआ है या जुकाम बुखार हुआ है, तो मामले और केसेस बढ़ सकते हैं। चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल हाथरस केस में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में कभी भी पलट सकती है गाड़ी, यानी एनकाउंटर की जताई आशंका। दरअसल यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुए कथित गैंगरेप और उसकी मौत की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये सच्चाई है। न्याय की मांग यूपी से लेकर दिल्ली तक की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि तुष्टीकरण नहीं करेंगे, जो भी आरोपी होगा कठोरतम सजा दी जाएगी। ऐसे में राजनीति ना की जाए। लेकिन विपक्ष है तो राजनीति तो करेगा ही भाई, विपक्ष का काम ही राजनीति है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर मजा लिया है। योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल बाबा जी की राज में कभी भी गाड़ी पलट सकती है। अब क्या पता अब इसकी भी गाड़ी पलट जाए जिसने रेप किया है, यानी अपने आप में एक एनकाउंटर की आशंका कैलाश विजयवर्गीय ने जताई है। तो दोस्तों, ज़रा आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आप ऐसे दुर्दांत अपराधी और इस तरीके के लोगों के लिए आप किस तरीके की न्याय मांगते हैं? अगर आप भी मांगते हैं कि गाड़ी पलटनी ही चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दरअसल अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल ड्रग्स रैकेट के मास्टरमाइंड SRK, जी हाँ, 3 बड़े नाम खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। ड्रग्स रैकेट के मास्टरमाइंड 3 नामों हैं। ये सुपरस्टार हैं, ड्रग्स का बड़ा धंधा करते हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एंगल जांच चल रही है। आपको बता दें कि एनसीबी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई लोगों पर शिकंजा कसती दिखाई दे रही है। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद इसके बीते दिनों 3 बड़े एक्सेस के समन जारी करने के बाद अब इस केस में एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है। बॉलीवुड से जुड़े इस बड़े नाम की जानकारी एनसीबी से जुड़े सूत्रों ने दी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे ड्रग्स रैकेट के पीछे बॉलीवुड के एक मशहूर सुपरस्टार, जिनका नाम SALAMN से शुरू होता है, वो मास्टरमाइंड है। इसके अलावा उसको भी अब जल्द ही सम्मन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, यस से किसका नाम शुरू होता है? सुपरस्टार बताया जा रहा है और वो ड्रग्स का बड़ा धंधा करता है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही क्वान का एक मामला आया था। क्वान जो कि एक ड्रग्स कंपनी है, उसमें साफ साफ सलमान खान, जी हाँ, सलमान खान के पार्टनर होने का बड़ा खुलासा हुआ था। तो अब देखने की बात होती है कि सलमान खान इसके रडार में आता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, कोविड-19 का आंकड़ा जो भारत में निकल के आ रहा है, आपको बता दें 63 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 63,07,000 कन्फर्म केसेस, जबकि मृतकों की संख्या 98,000 को पार कर गई है। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 52,66,000 करीब हो चुका है, जबकि 9,40,000 वर्तमान में अभी भी एक्टिव केसेज है। तो ये देश भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।